हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 5 उत्तरदायित्व और नियंत्रण। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे इसमें लोकपाल। क्या है लोकपाल? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी ने 1966 में नागरिकों की शिकायतों के निपटान की समस्या पर एक विशेष अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में नागरिकों की शिकायत के निपटाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त नामक दो विशेष अभिकरणों की स्थापना की गई। इन संस्थानों का गठन स्कैंडिनेवियन देशों की अम्यूजमेंट संस्था और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच आयुक्त के नमूने पर किया जाना था। लोकपाल का काम केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर मंत्रियों तथा सचिवों के विरुद्ध शिकायतों का निपटाना था और लोकायुक्त एक केंद्र में तथा प्रत्येक राज्य में एक काम का विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाना है। लोकपाल का क्या काम है और लोकायुक्त का क्या काम है? लोकपाल का क्या काम था? जो केंद्र है और राज्य स्तर पर जो मंत्री है, सचिव है, उनके विरुद्ध जो भी शिकायतें हो रही हैं उनको निपटाने का काम किसका है? तो लोकपाल का है। और लोकायुक्त का काम क्या है? जो केंद्र में प्रत्येक राज्य में जो केंद्र क्या है और विशेष उच्च अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों को निपटाने का काम किसका है? लोकायुक्त का है। परंतु प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह ही न्यायपालिका को लोकपाल और लोकायुक्त के अधिकार के क्षेत्र से बाहर रखा था, जबकि स्वीडन में अम्यूजमेंट के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका भी आती है। स्वीडन में क्या होता है? जो अम्यूजमेंट जो वहाँ के बनाए गए थे, वहाँ पे जो न्यायपालिका है वो भी उसके अंदर आती है। एआरसी के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उनके साथ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति से सलाह लेके तब की जाती है। तो एआरसी ने यह भी सिफारिश की थी कि लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वे स्पष्ट रूप से स्वाधीन और निष्पक्ष हो। सेकंड है, उनके द्वारा की जाने वाली जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से की जानी चाहिए तथा अनौपचारिक प्रकृति की होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, उनकी पद स्थिति देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, उनके विवेकानुसार उन मामलों से निपटाना चाहिए जिनका संबंध अन्याय, भ्रष्टाचार या पक्षपात के कार्यों से हो। सिक्स पॉइंट है, उनकी कार्यवाहियां न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होनी चाहिए। सेवन पॉइंट है, अपने कार्यों से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उनको अधिकतम छूट और अधिकार मिलना चाहिए। एट पॉइंट है, कार्यकारी सरकार से उनको किसी प्रकार के हित या आर्थिक लाभ की आशा नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार ने एआरसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस विषय पर विधान बनाने के लिए अभी तक 8 सरकारी प्रयास हो चुके हैं। संसद में विधेयकों की निम्नलिखित वर्षों में प्रस्तुत किया गया था। फर्स्ट पॉइंट है, मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेकंड है, अप्रैल 1971 में दोबारा इंदिरा गांधी वाली नेतृत्व सरकार कांग्रेस के द्वारा ही दोबारा से
पेश किया गया था। थर्ड है जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा पेश किया गया था। फोर्थ है अगस्त 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भी पेश किया गया था। फिफ्थ पॉइंट है दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा भी पेश किया गया था। सिक्स पॉइंट है सितंबर 1996 में देव गौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा भी पेश किया गया था। सेवन पॉइंट है अगस्त 1998 में ए.बी. वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी साझा सरकार द्वारा, यानी अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनके द्वारा भी ये पेश किया गया था। और अगस्त 2001 में भी अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनके द्वारा एनडीए की सरकार द्वारा ये पेश किया गया था। किंतु किसी न किसी कारण से उपरोक्त में से कोई भी विधेयक पारित न हो सका। पहले 4 विधेयक लोकसभा के भंग हो जाने के कारण पारित नहीं हो सके, जबकि 5वें को सरकार ने वापस ले लिया। छठे और 7वें विधेयक भी 11वीं और 12वीं लोकसभा के भंग होने के कारण पारित नहीं हुए। 8वां विधेयक 2001 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण विफल हो गई। अतः लोकपाल की संस्था हमारे देश में अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है। हालांकि इसी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। 2001 के लोकपाल विधेयक की प्रमुख विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो फर्स्ट पॉइंट है विधेयक में लोकपाल संस्था की स्थापना का प्रावधान है, जिनका काम प्रधानमंत्री सहित सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। शर्त यह है कि अपराध शिकायत किए जाने से 10 वर्ष के भीतर किया गया हो। सेकंड पॉइंट है लोकपाल संस्था में एक सभापति होगा जो या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। इसके द्वारा इसके 2 अन्य सदस्य वे होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रह चुके हो अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो। थर्ड पॉइंट है सभापति और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसके प्रमुख उप राष्ट्रपति होंगे तथा सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, सदन का नेता, उस सदन के अतिरिक्त जिसका नेता स्वयं प्रधानमंत्री हो, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता होंगे। फोर्थ पॉइंट है विधेयक में सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है। फिफ्थ पॉइंट है विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि लोकपाल स्वतंत्रतापूर्वक काम करेगा और अपने कार्यों को बिना किसी भय तथा पक्षपात के करेगा। इसके लिए विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के सभापति या इसके किसी सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक राष्ट्रपति उसे दुर्व्यवहारी, अकुशल और अयोग्य घोषित न कर दे। तब तक उसे क्या कर सकते हैं? उसके पद से नहीं हटा सकते हैं। निष्कासन का आदेश राष्ट्रपति उस समिति की जांच के बाद ही जारी कर सकता है जिसके सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश यानी वरिष्ठता में न्यायाधीश के बाद होंगे। 6 पॉइंट है लोकपाल उन शिकायतों की जांच करेगा जिनमें किसी सार्वजनिक कार्यपालक पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय अपराध करने का आरोप हो। सार्वजनिक कार्यपालक के अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा संसद सदस्य सहित केंद्रीय मंत्रियों के 3 प्रवर्ग आते हैं। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और निर्वाचन आयुक्त जैसे संवैधानिक कार्यकर्ता को बाहर रखा गया है। 7 पॉइंट है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से प्रधानमंत्री के उन कार्यों को भी बाहर रखा गया है जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने से है। 8 पॉइंट है
लोकपाल को प्रभावी तथा अर्ध न्यायिक ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने, उसको उपस्थित के लिए बाध्य करने तथा शपथ पर उससे पूछताछ करने के संबंध में उसे दीवानी न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। 9 पॉइंट है। विधेयक में खुले न्यायालय या यदि लोकपाल चाहता है तो कमरे में बंद कार्यवाही की व्यवस्था रखी गई है। यानी जो विधेयक क्या कर सकता है, या तो खुले न्याय के लिए अपील कर सकता है या एक बंद कमरे में भी इसकी कार्यवाही की व्यवस्था हो सकती है। कार्यवाहियों को 6 महीने में पूरा होना चाहिए। जो कार्यवाही उस पर चलाई जाएगी कितने महीने होना चाहिए? 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। 6 महीने के अतिरिक्त समय दिए जाने पर प्रावधान किया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा समय लेता है तो उस पर प्रावधान किया जाएगा। 10 पॉइंट है। झूठी शिकायतों को हतोत्साहित करने के लिए लोकपाल को दंडात्मक अधिकार दिया गया है। इस प्रकार की शिकायतों के लिए 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ ही 1 से 3 साल तक की कैद हो सकती है। अगर झूठी शिकायत है तो उस पर क्या होगा? उस पर फाइन लगेगा 50,000 तक का और 1 से 3 साल तक की कैद हो सकती है। लोकायुक्त, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? लोकपाल। अब पढ़ेंगे लोकायुक्त। जहां केंद्र सरकार लोकपाल की संस्था की स्थापना पर अभी तक बहस कर रही है, वहां अनेक राज्यों ने लोकायुक्त संस्था का गठन भी कर दिया। डोनाल्ड सी रोबार्ट कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे घनी आबादी का अम्यूजमेंट अधिकार क्षेत्र भारत में है, जो हम तालिका में देखेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित लोकायुक्त संस्थाओं का विवरण दिया गया है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी। सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी। हालांकि उससे संबंधित विधेयक उड़ीसा में 1970 में पारित किया गया था। इसी से संबंधित क्या एक विधेयक था जो उड़ीसा में पास किया गया था। कब? 1970 में। उड़ीसा में अधिनियम 1983 में इसे लागू किया गया था। उस समय पारित किया गया था, पर लागू कब किया गया था? 1983 में। लोकायुक्त संस्थान के विभिन्न पक्षों की व्याख्या नीचे दी गई है। सबसे पहली पॉइंट है संरचनात्मक विभिन्नताएं। लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त की भी स्थापना की गई, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने केवल लोकायुक्त का गठन किया। इनमें लोकायुक्त का कोई प्रावधान नहीं है। हम राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना पढ़ेंगे कब कब हुई है। तो सबसे पहले कहाँ हुई है? उड़ीसा में 1970 में, सेकंड महाराष्ट्र 1971, थर्ड है राजस्थान 1973, फोर्थ है बिहार 1974, फिफ्थ है उत्तर प्रदेश 1975, सिक्स्थ है मध्य प्रदेश 1981, सेवन्थ है आंध्र प्रदेश 1983, 8 है हिमाचल प्रदेश 1983, 9 है कर्नाटक 1985, 10 है गुजरात 1986 और लास्ट है पंजाब 1995। तो पंजाब जो है, पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों ने अधिकारियों को लोकपाल का पदनाम दिया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC जो है आपका ने राज्यों में यह नमूना नहीं सुझाया था। नियुक्तियां, अब इसकी नियुक्तियां कैसे होती है? अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राज्यपाल। नियुक्ति करते समय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के विधानसभा के विपक्ष के नेता की सलाह लेता है। जब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है तो ये इन तीनों की क्या करता है? सलाह लेता है।
योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ी। नियुक्तियां कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक तथा सिक्किम के राज्यों में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यताएं उल्लिखित की गई है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में किन्हीं विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। जो ये राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इनमें क्या है, इनकी योग्यताएं लिखित में दी गई है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में इसकी कोई भी योग्यता नहीं बताई गई है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अधिकतर राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो तय किया गया है वह दूसरी बार नियुक्त होने का पात्र नहीं होता है। यानी जो एक बार हो गया वो दूसरी बार नियुक्त नहीं हो सकता। अधिकार क्षेत्र, राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर उल्लेखित किया जा सकता है। पहला है का पॉइंट, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और असम में मुख्यमंत्री इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो ये राज्य जो हैं ये याद करने के लिए हैं। सेकंड पॉइंट है, लगभग सभी राज्यों में मंत्री और उच्च लोक सेवक लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र में इसके दायरे में पूर्व मंत्रियों तथा लोक सेवकों को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में किसको शामिल किया गया? जो पूर्व मंत्री है और जो लोक सेवक है उनको भी शामिल किया गया है। ग पॉइंट है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी आते हैं। ग पॉइंट है, अधिकांश राज्यों में स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों तथा समितियों के अधिकारियों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। जांच कैसे होती है? अब अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त अपनी जांच प्रशासन के अनुचित कार्य के विरुद्ध किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत के आधार पर यानी अपनी पहल पर कर सकता है, किंतु अपनी पहल पर जांच शुरू करने का अधिकार उसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों में नहीं है। यानी इन राज्यों में वो अपने से पहल नहीं कर सकता है। मामलों का क्षेत्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार तथा कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों तथा आरोपों दोनों प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है, परंतु हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में लोकायुक्तों का काम आरोपों यानी भ्रष्टाचार की जांच तक सीमित है। वह शिकायतों यानी कुप्रशासन की जांच करने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे इसको अधिकार नहीं है। विशेषताएं, अन्य क्या विशेषताएं इसकी? लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो लोकायुक्त होता है वो क्या होता है? जो राज्य की विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वह राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विश्लेषणात्मक स्मृति पत्र के साथ राज्य की विधायिका के पटल पर रखता है। सेकंड पॉइंट है, जांच करने के लिए वह राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेता है। थर्ड पॉइंट है, वह राज्य सरकार के विभागों से प्रासंगिक फाइलों और दस्तावेजों को तलब कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है, लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी है और राज्य सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। नागरिक समाज की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका होती है? हाल के वर्षों में नागरिक समाज शब्द राजनीतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित हो गया है, परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। परंपरागत रूप से राज्य और नागरिक समाज दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाता है। उनको इसका क्या करते हैं? समानार्थी मानते हैं।
नागरिक समाज को राज्य से अलग और भिन्न मानने का काम सर्वप्रथम राजनीतिक दार्शनिक GWF हीग ने किया था। 19वीं सदी में इस काम को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने आगे बढ़ाया था। 20वीं सदी में नागरिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण एंटोनियो ग्राम्शी द्वारा किया गया था। परिभाषा क्या डेफिनेशन है? तो जेफरी अलेक्जेंडर कहते हैं कि नागरिक समाज एक समावेशी छाते जैसी अवधारणा है जो राज्य के बाहर की अनगिनत संस्थाओं के संबंध में उद्धृत की जाती है, यानी वहाँ निकाली जाती है, उभरी होती है। सेकंड है नीरजा गोपाल जयाल क्या कहते हैं कि नागरिक समाज तमाम ऐसे स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक अंतःक्रियाओं को समावेशित करता है जिन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। SK दास कहते हैं नागरिक समाज वो संगठित समाज है जिन पर राज्य का शासन होता है। जहाँ पे किसका शासन होता है? राज्य का शासन होता है, वो क्या है? नागरिक समाज। जॉर्ज हेंजिस कहते हैं कि नागरिक समाज एक सामाजिक संस्थान है जो राज्य और व्यापारियों क्षेत्रों से अलग होता है किंतु साथ साथ काम करते हुए राज्य के साथ कभी कभी तनावपूर्ण सह संबंध रखता है। सेशन हेबर रोडोल्फ कहते हैं भिन्न भिन्न सिद्धांतकारों ने नागरिक समाज की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है परंतु एक न्यूनतम परिभाषा अराज्यीय स्वायत्त क्षेत्र के विचार को सम्मिलित करेगी जिसके अंतर्गत आता है नागरिकों का सशक्तिकरण, परस्पर विश्वास निर्माण और संघ जीवन राज्य की अधीनता के बजाय इसके साथ परस्पर क्रिया। लैरी डायमंड कहते हैं कि नागरिक समाज एक संगठित सामाजिक जीवन को दर्शाता है जो कि स्वैच्छिक स्वजनित स्वसमर्थित होती है और एक राज्य वैधानिक व्यवस्था या सहभागिता मूल्यों के समुच्चय द्वारा घिरा है। लक्षण क्या है इसके? नागरिक समाज के लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसे राज्योत्तर संस्थाओं को इंगित करता है, जो राज्य स्तर पर जो संस्थाएं हैं उसको इंगित करता है। सेकंड है इसमें समाज का विशाल क्षेत्र आता है। थर्ड पॉइंट है यह संगठित समाज को इंगित करता है। फोर्थ पॉइंट है इसके अंतर्गत समूह आते हैं जो राज्य और परिवार के बीच होते हैं, यानी राजनीतिक समाज और प्राकृतिक समाज के बीच का होता है। फिफ्थ पॉइंट है यह संगठन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और अन्य नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों के अस्तित्व को सूचित करता है। सिक्स पॉइंट है इसका लक्ष्य समान सार्वजनिक भलाई है। 7 पॉइंट है ये सत्तावाद और निरंकुशतावाद को विरोध करता है। इसका क्या करता है? विरोध करता है। 8 पॉइंट है व्यक्ति को शिक्षित करके ये नागरिकता को बढ़ावा देता है। 9 पॉइंट है ये राज्य प्रशासनिक मामलों में नागरिकों की भागीदारी का रास्ता खोलता है। 10 पॉइंट है ये जनमत का निर्माण करता है और सामान्य प्रकृति की मांगें तय करता है। 11 पॉइंट है ये उत्पीड़न नहीं बल्कि स्वैच्छिकतावाद का महत्वपूर्ण प्रतीक है। 12 पॉइंट है राज्य के आधिपत्य को कम करने के लिए यह बहुलतावाद की वकालत करता है। 13 पॉइंट है सामुदायिक मूल्य प्रणाली में यह नैतिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। 14 पॉइंट है यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन है, यानी ये स्वतंत्र होता है फिर भी ये क्या है? राज्य की जो सत्ता है उसके अधीन है। नागरिक समाज के बारे में प्रचलित सकारात्मक विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हुए ब्रिटेन के सिद्धांतकार जॉन किंग कहते हैं इस बात पर पैदा हो रही ये आम सहमति कि नागरिक समाज स्वतंत्रता का क्षेत्र है सही रूप से जनतंत्र की शर्त के रूप में इसके आधारभूत मूल्य पर बल देता है। जहां नागरिक समाज नहीं है वहां एक राजनैतिक वैधानिक ढांचे के
भीतर नागरिक अपनी पहचान, अपने अधिकारों और कर्तव्य को चुनने की क्षमता नहीं रख सकता है। संगठक क्या है? नागरिक समाज की 6 अवधारणा में निम्नलिखित संगठन और समूह आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गैर सरकारी संगठन, सेकंड है समुदाय आधारित संगठन, थर्ड है स्वदेशी लोगों के संगठन, फोर्थ है मजदूर संगठन, फिफ्थ है किसान संगठन, सिक्स्थ है सहकारी संस्थाएं, सेवन है धार्मिक संगठन, 8 है युवा दल, 9 है महिला दल और 10th है इसी तरह के अन्य संगठित समूह। नागरिक समाज संयुक्त राज्य अमेरिका के अत्यंत विकसित है। नागरिक समाज कहाँ पे? जो अमेरिका है उसमें अत्यंत विकसित है, जबकि भारत में यह 20वीं सदी के 7वें दशक से तेजी से विकास कर रहा है। नीरजा गोपाल जयाल के शब्दों में भारत के संबंध यह कहा गया है कि नागरिक समाज राज्य के विरोध के अर्थ में विकसित है, संगठित समूहों के अर्थ में नहीं। जो नागरिक समाज है वो क्या है? राज्य के विरोध में विकसित हुआ है, ना कि संगठित समूहों के। नीरज चंदोक का विचार है कि अधिकांश सिद्धांतकारों की दृष्टि में भारत के नागरिक समाज सामाजिक समूहों के अस्थिर संगठन हैं जो जाति तथा भाईचारे के संबंधों या धार्मिक लामबंदी पर उतने ही आधारित है जितने कि स्वैच्छिक सामाजिक संगठन। फिफ्थ पॉइंट है भारत में नागरिक समाज संगठनों का वर्गीकरण राजेश टंडन ने 5 प्रवर्गों में किया है। पहला पॉइंट है जाति, कुल और निर्जाति पर आधारित परंपरागत संगठन। सेकंड है रामकृष्ण मेनन इस्लामिक संस्थाओं जैसे धार्मिक संगठन। थर्ड है अनेक राज्य के सामाजिक आंदोलन, उदाहरण के लिए कह सकते हैं महिला या जनजाति जैसे विशेष समूहों की आवश्यकताओं पर केंद्रित सुधार आंदोलन जो चलाए गए थे। सेकंड है दहेज या शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए सुधार आंदोलन। थर्ड है विकास के चलते विस्थापन के विरुद्ध विरोध आंदोलन। और फोर्थ पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता या भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों जैसे आंदोलन जिनका संबंध शासन व्यवस्था से है। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न प्रकार की सदस्यता संगठन, उदाहरण के लिए क्या है मजदूर संगठन, यानी विभिन्न प्रकार की सदस्यता संगठन कौन कौन सी होती है? मजदूर संगठन यानी ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों इत्यादि जैसे प्रतिनिधि। सेकंड है वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि संगठनों जैसे पेशेवर। थर्ड है खेल कूद क्लबों, मनोरंजन क्लबों जैसे सामाजिक सांस्कृतिक क्लब। और फोर्थ पॉइंट है शहरों में मोहल्ला समिति अथवा गांवों में सामुदायिक आधारित संगठन जैसे स्वयं सहायता। फिफ्थ पॉइंट है विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती संगठन। अब क्या है मध्यवर्ती संगठन? इसका उदाहरण क्या क्या है? स्कूल, बेसहाराओं के गृहों जैसे सेवा सदन संगठन। सेकंड है लामबंद करने वाली जो समाज के बेहद गरीब हिस्सों को उनके अधिकारों की मांग उठाने के लिए संगठित करने में सहायता करते हैं। फोर्थ पॉइंट है समर्थक जो समुदाय आधारित अन्य संगठनों का समर्थन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बाल मुक्ति और आप CRY यानी बाल मुक्ति राजीव गांधी फाउंडेशन जैसी लोक हितैषी। फिफ्थ पॉइंट है किसी विशेष उद्देश्य की वकालत करने वाली। और सिक्स पॉइंट है ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी एजेंसियों के संघ यानी AVARD जैसे तंत्र जो सामूहिक स्वर एवं शक्ति को विस्तारित करते हैं। भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है? तो नागरिक समाज संगठन यानी स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन कल्याण एवं विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनकी भूमिका के विभिन्न आयाम हैं। क्या आयाम है, क्या भूमिका है इसकी? तो वे जो गरीब होते हैं गरीबों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित और गतिशील करते हैं। सेकंड पॉइंट है
वे सूचना प्रसार करते हैं और लोगों को उनकी बेहतरी के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। थर्ड पॉइंट है, वे प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वे प्रशासन तंत्र को लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, निचले स्तरों पर वे प्रशासन तंत्र कार्यप्रणाली पर सामुदायिक प्रणाली की जवाबदेही लागू करते हैं। सिक्स पॉइंट है, वे लक्ष्य समूहों की पहचान करने में प्रशासन तंत्र की सहायता करते हैं। सेवन पॉइंट है, स्थानीय विकास के लिए वे स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता साफ करते हैं और इस प्रकार समुदायों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। 8 पॉइंट है, विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चाएं चलाकर वे लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करते हैं। 9 पॉइंट है, वे सार्वजनिक हितों के पहरेदार का काम करते हैं। 10 पॉइंट है, वे स्वयं सेवा के सिद्धांत को सुदृढ़ बनाते हैं। परंतु यहाँ यह बताया जाना चाहिए कि स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका सरकारी प्रयासों को बढ़ाने में निहित है, न कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में। वो जो सरकारी काम होते हैं उनको जो उनके लिए आसान बनाने में वो निहित होते हैं, ना कि उनसे प्रतिस्पर्धा यानी उनकी साथ करने में, टकराव के लिए। मिल्टन एस्मेन ने विकास की 4 एजेंसियों को पहचाना है: राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, जनसंचार माध्यम और स्वयंसेवी संगठन। ये क्या है? विकास की 4 एजेंसियां हैं। कौन सी विकास की 4 एजेंसियां? तो राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, जनसंचार माध्यम और स्वयंसेवी संगठन। उन्होंने महसूस किया था कि विकास प्रक्रियाओं में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के 3 लाभ होते हैं: एकजुटता की भावना, निर्णय निर्माण में भागीदारी और सरकार सहित विकास की अन्य एजेंसियों के साथ परस्पर क्रिया का अवसर। विख्यात अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य राज कृष्ण के अनुसार सरकारी एजेंसियों की तुलना में स्वयंसेवी एजेंसियां 3 अर्थों में बेहतर हैं। क्या करती हैं वो? गरीबों के दुख दर्दों को कम करने के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों की तुलना में उनके कार्यकर्ता अधिक ईमानदारी से समर्पित होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा गांव के गरीबों से बेहतर संपर्क बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है चूंकि ये नौकरशाही के सरल नियमों और कार्यप्रणाली से बंधे नहीं होते, अतः ये अधिक लचीलेपन से काम कर सकते हैं। सीमाएं क्या हैं? स्वैच्छिक संगठनों की कई सीमाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव। सेकंड है प्रशिक्षित और पेशेवर कर्मियों का अभाव। थर्ड है नौकरशाही का असहयोग और कभी कभी प्रतिरोध होना। फोर्थ पॉइंट है अपर्याप्त सूचना का आधार। फिफ्थ है सीमित कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य न कि समग्रतावादी उपागम। 6 पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रभाव। 7 पॉइंट है स्थानीय भूस्वामी साहूकारों इत्यादि का प्रतिरोध। 8 पॉइंट है जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पर्यावरण। स्वैच्छिक क्षेत्र के गुण, जो स्वैच्छिक क्षेत्र के गुणों और अवगुणों का निर्धारण करते हुए 1977 में की विश्व विकास रिपोर्ट में परीक्षित किया गया कि स्वैच्छिक क्षेत्र न केवल अपनी मजबूतियों को पटल तक लाता है बल्कि अपनी कमजोरियों को भी सामने रखता है। ये जन जागरूकता बढ़ाने, नागरिकों की समस्याओं को आवाज़ प्रदान करने और सेवाओं उपलब्ध कराने जैसे कई अच्छे कार्य करता है। कभी कभी स्थानीय स्व सहायता संगठन स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धि को प्राथमिकता देते
हैं क्योंकि स्थानीय समस्याओं के प्रति उनकी चिंता अधिक होती है, किंतु उनकी यह चिंता प्रायः यह सुनिश्चित धार्मिक एवं नस्लीय समूहों के लिए होती है, न कि संपूर्ण समाज के लिए। वो सिर्फ धार्मिक और नस्लीय समूहों के लिए करते हैं, ना कि पूरे समाज के लिए। उनकी जवाबदेही भी सीमित होती है और उनके संसाधन भी पर्याप्त नहीं होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।